ये हमारा यूपी पीसीएस का करंट अफेयर का लेक्चर 1 होगा। तो यूपी पीसीएस का करंट अफेयर का लेक्चर 1 होगा। इसके अंदर मैं जितनी भी जो पीसीएस के अकॉर्डिंग न्यूज़ होती हैं कि किन किन चीज़ों पर पीसीएस फोकस करता है, उन सारी न्यूज़ का हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एकदम बुक कीज कर ली, जो जो पूछी जाती हैं वही हम डिस्कस करेंगे। बाकी हम इन सारी चीज़ों को और सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देंगे और उसमें टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला हमारे पास जो पहली न्यूज़ है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 जनवरी 2023 को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया है। और इसमें क्या ज़रूरी है, इसमें है एलोकेशन 19,744 का एलोकेशन है। इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे, वो किस में लगाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि इतना फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए एलोकेट किया है। ठीक है, ये भी तो आउटले है, इतना ही है, बाद में जो भी देखा जाएगा तो उसको बाद में देखेंगे। दूसरी, एक तो ये आपको इसके फंड के बारे में पता होना चाहिए कि कितना है, ये किया है। उसके बाद में दूसरी जो न्यूज़ है, दूसरी न्यूज़ हमारे पास सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या होते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहता है ये। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ऐसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एलआईसी है। एलआईसी के अंदर लोगों का बहुत पैसा लगा हुआ है। ठीक है, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, सब लोग, सभी लोगों ने एलआईसी के अंदर अपना पैसा लगा कर रखा हुआ। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो जाए कि एलआईसी किसी भी तरह से लॉस में चली जाए या डूब जाए, किसी अनवाइबल प्रोजेक्ट में एलआईसी ने पैसा लगा दिया जनता का और वो फिर पूरा डूब गया, तो फिर जिन जिन का पैसा लगा है वो सब गरीब हो जाएंगे। और उससे ये होगा कि देश की इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही बैंक होते हैं, ये तो मैंने एक एलआईसी कंपनी का एग्जांपल दिया। ऐसी बैंक होते हैं कि अगर कुछ बैंक ऐसे हैं, उन्होंने बहुत लोन देकर रखा हुआ है लोगों को, अगर वो डूब जाए, वो बहुत बड़े हैं, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक, अभी ये 3 बैंक ही है जो सिस्टमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। मतलब अगर मान लो ये 3 बैंक डूब जाए, मतलब होना तो नहीं चाहिए, अगर हो जाए ऐसा, तो मतलब इंडिया की कंट्री, इंडिया जैसे देश का भट्टा बैठ जाएगा। फिर मतलब आप मतलब कि हालत ख़राब हो जाएगी देश की। तो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक या इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। देखिए, ये सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक और इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशन और होगा ये आर टू बिग टू फेल। अगर वे इतने बड़े होते हैं, अगर कि वे फेल हो जाएं तो बहुत मुश्किल होता है उनको संभालना, मतलब पूरा ही वो कंट्री के लिए निगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ आइटम है वो है हमारे पास एमबी गंगा विलास, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में था। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो गंगा रिवर है, ये कब लॉन्च किया गया था। एक तो इसकी लॉन्च डेट वगैरह, मतलब कब इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया था, कब किया था, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से किया था ये पूछा जा सकता है। तो ये बनारस से किया था। ठीक है, बनारस से जाएगा ये, और इसकी लास्ट जर्नी आसाम के अंदर होगी, डिब्रूगढ़। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में तो नहीं बनते, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता है ऐसे क्वेश्चन। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो करंट अफेयर के, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो जो न्यूज़ में होता है वो जरूर पूछता है। अब देखिए, फिर ये पूछ सकता है कि ये जो डिस्टेंस करेगा कितनी करेगा, 3,200 किलोमीटर की डिस्टेंस करेगा, 27 रिवर्स से जाएगा, और 5 स्टेट्स और बांग्लादेश से जाएगा। जैसे कि हमारे पांच पांच स्टेट कौन से हो गए, एक तो यूपी हो गया, दूसरा बांग्लादेश हो गया, ये बिहार हो गया, झारखंड हो गया और आसाम हो गया। तो 5 स्टेट से पास होएगा। और इसका एक ये मतलब मेन फीचर ये था, जो भी ये बिलास था, कि इसमें सभी लोग स्विट्जरलैंड से थे, सारे के सारे टूरिस्ट। ठीक है, तो एक बात ये याद रखना, ऐसी अनाप शनाप देखो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते। ये पीसीएस के अंदर यही दिक्कत रहती है कि अनाप शनाप क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तब फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है। अब इनइक्वलिटी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये इनइक्वलिटी जो रिपोर्ट है, ये ऑक्सफेम
एक इंस्टीट्यूशंस है, ये वो रिलीज करती है, ठीक है, इनइक्वलिटी रिपोर्ट। इन्होंने ये डेट याद नहीं करनी, किस डेट को करी है, क्या करा है, उसको कोई मतलब नहीं है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट रिलीज करी है, इस रिपोर्ट के अंदर जो नाम दिया है, टाइटल दिया है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस टाइप से कि एक जो ऑक्सफेम इंटरनेशनल एक जो इंस्टीट्यूशंस है, ये इसने इस डेट को अ, इस डेट को ये रिलीज की थी, तो ये बताइए इसका टाइटल क्या था। तो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, ये इसने इसका टाइटल था। अब यहाँ पर जो इसका ये जो देखिए मेंस में लिखने की, ये अगर आपको इनइक्वलिटी पर लिखना है तो देखिए मेंस के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1% लोगों के पास 40% वेल्थ ऑफ द इंडिया। देखिए इतनी इतनी ज़्यादा इनइक्वलिटी, तभी लोग कहते हैं कि जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जो बॉटम में हाफ पॉपुलेशन है, बॉटम में जो रहते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं, उनके पास ओनली 3% वेल्थ है, बताओ। 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है। इंडिया की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया है सरपास, देखिए अब यह काफ़ी, इसके अंदर एक प्री के अंदर टॉपिक्स भी दे रखा है पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो आपसे पूछा जा सकता है, देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है, पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, क्या इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन? क्या इंडिया ने पीछे छोड़ दिया चाइना को पॉपुलेशन के मामले में? एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, भाई कितनी पॉपुलेशन हो गई इंडिया की? ठीक है, 141 141.7 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है। ये जो आंकड़ा है जनवरी सॉरी दिसंबर 2022 के लास्ट का, ठीक है। अगर हम जनवरी की बात करें, मतलब देखिए आंकड़े आपके पास आ सकते हैं, ये एक तो ये आ सकता है और दूसरा ये आ सकता है, दोनों में से कोई सा आ सकता है। 18 जनवरी 2023 को ये जो पॉपुलेशन थी, देखिए ये दिसंबर दिसंबर 2022 में 141.7 करोड़ पॉपुलेशन थी, लेकिन जनवरी 18 जनवरी 2023 में ये पॉपुलेशन 142.3 करोड़ हो गई है। यहाँ पर CRO लगना था, इतने करोड़ पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ की फैक्ट याद रखने हैं इंडिया के बारे में, मैंने यहाँ पर कुछ की फैक्ट्स डाले हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा ये इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर, ये वो। देखिए ये काफ़ी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन करंटली, देखिए ये जो हमारी इंडिया है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब ये किसके मामले में थर्ड लार्जेस्ट? ये है परचेजिंग पावर पैरिटी, PPT, ठीक है, PPT के मामले में। और GDP के मामले में, मतलब GDP के मामले में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के मामले में, ये ट्रिपल पी है। PP के मामले अगर आपसे पूछा जाए कि, तो देख लेना कि PP के मामले में जो है इंडिया वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, और GDP के मामले में पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। अब इंडिया जो है सबसे ज़्यादा एडिबल, जो हम तेल खाते हैं, सबसे ज़्यादा उसको इंपोर्ट करता है। और एक ये याद रखना कि राइस, वीट और शुगर के मामले में इंडिया सेकंड है, ठीक है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाहे आप ये ले लो, चावल ले लो, गेहूं ले लो और शुगर ले लो, इनको प्रोड्यूस करने में इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, पूरे वर्ल्ड में उसकी दूसरी रैंक है। एक क्या है कि इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो शुगर को कंज्यूम किया जाता है वो इंडिया ही है। तभी तो यहाँ पर डायबिटीज़ के केस सबसे ज़्यादा मिलते हैं इंडिया के अंदर। अभी यहाँ पर कहीं मिठाइयों की दुकान खुली हुई है तो जितने लोग उस पर, बस कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर परचेजिंग द क्रूड ऑयल। पूरे वर्ल्ड में इंडिया
तीसरे नंबर पर आता है जो क्रूड ऑयल को परचेज करता है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द स्टील। देखिए, सबसे ज़्यादा स्टील कौन, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टील और गोल्ड कौन कंज्यूम करता है? चाइना। दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। दूसरे नंबर पर इंडिया आता है जो सबसे ज़्यादा गोल्ड और सबसे ज़्यादा स्टील कंज्यूम करता है। अगर डोमेस्टिक एविएशन की बात करें तो इंडिया जो है थर्ड नंबर पर आता है, मतलब जो हमारी ये एविएशन मार्केट है पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आती है। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया एलिमिनेट्स काला बाजार। इंडिया ने ऐसी कसम खाई है कि 2023 तक हम काला बाजार को एलिमिनेट कर देंगे। पहला क्वेश्चन बनता है टारगेट पर, कि डेट की टारगेट पर। भाई ये जो सॉरी टारगेट की जो अपना मिशन है उसकी डेडलाइन क्या है? 2023, ये याद रखना है कि 2023 तक इंडिया काला आजार नाम की बीमारी को ख़त्म कर देगा। अभी देखेंगे हम ये काला आजार होता कैसा है। देखिए, जो ये काला आजार होता है, ये एक, जो हमारे पास सैंड फ्लाइज होती है, जो मक्खियाँ होती है घर में बैठने वाली, उनसे होता है। उनके अंदर एक प्रोटोजोआ उनके अंदर एक प्रोटोजोआ मिलता है, जिस प्रोटोजोआ का जो नाम है ये लिस्मैनिया। ये लिस्मैनिया होता है, लिस्मैनियसिस, लिस्मैनिया बोला जाता है। तो ये लिस्मैनिया, जैसे ये हमारे पास कोई मक्खी होगी और ये किसी गंदगी में बैठ जाएगी, तो वहाँ से ये जो प्रोटोजोआ है इस मक्खी के अंदर चला जाएगा, और जैसे ही ये आपकी मिठाई पर बैठेगी या खाने पर बैठेगी, तो वो ये जो मक्खियाँ होती हैं, ये आपकी ये प्रोटोजोआ होता है यहाँ पर निकाल देगा। जैसे ही आप खाना खाओगे ये आपकी बॉडी में चला जाएगा, और फिर आपको काला आजार नाम की बीमारी हो जाएगी। ये बुखार आता है इसके अंदर काफ़ी। अब वर्ल्ड के 90%, ये ऐसा मतलब ये की फैक्ट इतना ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड के 90% जो केसेस होते हैं काला आजार के वो 8 कंट्री में मिलते हैं, ये कोई जैसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है ये पॉइंट। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर जो काला आजार है वो 4 स्टेट में ही मिलता है। बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर और वेस्ट बंगाल। चारों के चारों स्टेट एक दूसरे से बाउंड्री शेयर कर रखी है इन्होंने। जैसे कि उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर होती है बिहार की होती है झारखंड से, झारखंड की मतलब ये वेस्ट बंगाल। तो ये सब लगे हुए स्टेट हैं। तो एंडेमिक आपसे पूछा जा सकता है कि एंडेमिक, एंडेमिक शब्द का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित होना। काला आजार इंडिया के अंदर इन स्टेटों में मिलता है यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप भी लिए हैं काला जार को ख़त्म करने। देखो, काला जार मतलब, काला जार ख़त्म करना मतलब मक्खियों को ख़त्म करना। मक्खियों को ख़त्म करने का मतलब कच्चे घरों में मिलती हैं, एक तो वो कच्चे घर ख़त्म करने पड़ेंगे हमको। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इंटरवेंशन की है, पक्का हाउस कर दिया है। किसके थ्रू? एक गवर्नमेंट ने एक योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, दोनों है ये, रूरल और अर्बन दोनों हैं। तो यहाँ पर बस प्रधानमंत्री आवास योजना डाल दो, मोर देन सफिशिएंट। ये मेंस के लिए है। ऐसे मेंस के लिए क्वेश्चन कि आपको पूछा जा आपसे क्वेश्चन कि भैया इसी पे आ जाता है काला आजार पे, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये भी डाल सकते हो। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? देखिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने घर के दरवाजे बंद करो, केवल अपने घरों में ही रहो, मक्खियाँ बाहर से ना आए। टाइमली टेस्टिंग, अब तो इसमें टाइम मतलब कभी कभी चेक भी करा जाता है कि भैया कोई बीमारी उमारी, किसी टाइप की कोई बीमारी तो स्प्रेड नहीं हो रही है। और ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अगर मान लो कोई बीमारी हो जाए, आपको काला आजार ही हो जाए, तो आपको और हाई लेवल रिव्यू भी किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी पीछे पैंडेमिक लग गया था, तो बार बार एकदम देखा जा रहा था उसको, एकदम बहुत निगरानी के साथ देखा जा रहा था। दस सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपसे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसकी थीम क्या थी। ऐसा बनेगा क्वेश्चन कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया था 2000 फरवरी दो तो 2 फरवरी को सेलिब्रेट जो किया गया था, इसकी थीम क्या थी? एक तो क्वेश्चन ये, और एक डेट ही पूछ लेगा ये कि ये बताइए वर्ल्ड वेटलैंड डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो सेकंड, अब ये 2 फरवरी को क्यों किया? देखिए, 2 फरवरी को इसलिए किया जाता है क्योंकि सेकंड फरवरी सेकंड फरवरी 1971 के अंदर एक रामसार कन्वेंशन लागू हुआ था। एक रामसार साइट है जो ईरान का एक शहर है, तो वहाँ पर एक साइट है, मेडिटेरियन जो वो सॉरी कैस्पियन सी है उससे लगा हुआ है। तो ये वहाँ पर एक शहर है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी सिटी है।
तो वहाँ पर ये लागू किया गया था इस तारीख को, तो इसलिए उसी डेट से हम वेटलैंड कंजर्वेशन, वो वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं। अब नेक्स्ट आइटम आता है कि भैया ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर दो चीज़ें आती है। एक तो ये पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई इसको कौन रिलीज करता है। तो एक लंदन की बेस सिटीजनशिप, लंदन बेस एक इंस्टीट्यूशन है जो इसको यूज कर, वो करता है। नाम है हेनली एंड पार्टनर्स। ये इसको रिलीज करता है 2013 2023 में इसने अभी रिलीज किया, मतलब हर साल रिलीज करता है ये। इसके अकॉर्डिंग ये क्या काम करता है, ये रैंकिंग देता है, जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइप की रैंकिंग देता है कि जो आप वीज़ा फ्री कितनी कंट्रियों में जा सकते हो एज अ टूरिस्ट। तो जापान एक ऐसी कंट्री है कि जापान के लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर 193 कंट्री हैं, इनके अंदर या तो वीज़ा फ्री जा सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल इन एक्सेस, वीज़ा ऑन अराइवल इन दो के थ्रू, मतलब आपके पास वीज़ा नहीं तब भी आप घूम सकते हो। वो इंडिया के अंदर देखो, इंडिया की जो रैंक है वो 85 है, मतलब इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर आप वीज़ा फ्री बहुत ही कम कंट्रियों में जा सकते हो। सब जगह सब कंट्रियों में नहीं जा सकते, जैसे श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। तो ये कंट्रियाँ ऐसी हैं कि आप इनमें बिना वीज़े के जा सकते हो। लेकिन जापान, जापान हमेशा टॉप करता है इस ये जो हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स है, हर साल टॉप करता है, क्योंकि यहाँ के अंदर यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं। अब हाइड्रोजन ट्रेन से दूसरा क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन ट्रेन पर। तो हाँ, ये इंडिया की रैंक पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की रैंक क्या थी, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 से रिलीज हुआ था, इंडिया की रैंक क्या थी इसमें, ये पूछा। 85 रैंक थी इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये ये इसका मतलब क्या होता है, कि मोस्ट पावरफुल, हाँ ये मतलब पावरफुल वीज़ा है आपका। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप बिना वीज़ा के कंट्रियों में घूम सकते हो। ये मतलब एज ए नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। आपसे कोई पूछना लगे कि पास वो मतलब ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग वीज़ा का क्या मतलब हो गया कि भाई आपका पास उसका। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताओ पूरे वर्ल्ड के अंदर किसने हाइड्रोजन पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन चलाई है। जर्मनी ने चलाई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एशिया के अंदर किसने चलाई है, चाइना के अंदर चलाई है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर, एग्जाम के अंदर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि इंडिया ने विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट, ठीक है, ऐसे इस टाइप का कि विच लॉन्च द हाइड्रोजन वेस्ट ट्रेन। अब देखिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है कि जो अभी हमारा रिपब्लिक डे था इंडिया के अंदर, ये 74 था। और इस पर हमने चीफ गेस्ट जो बुलाए थे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था अब्दुल फताह इल ससीज। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इस बार के रिपब्लिक डे जो हुआ था इंडिया का वो कौन सा था, 74। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि चीफ गेस्ट कौन थे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम जो इजिप्ट है, इजिप्ट जो कंट्री है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में भी था। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो स्विस कैनाल है ये, और इस स्विस कैनाल में एक बहुत बड़ा शिप मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब पलट गया था जाते हुए, जिसकी वजह से उसने पूरा ये ब्लॉक कर दिया था। आपको पता होगा कि इंडिया का ट्रेड यहाँ से होता है, ये ऐसे जाता है। अब सबसे एक क्वेश्चन ये बनता है इजिप्ट का कि भैया इजिप्ट जो है, इजिप्ट की कैपिटल क्या है। तो इजिप्ट की कैरो कैपिटल है इसकी, ठीक है, एक ये याद रखना आपको। और जो ये सिटी है, मतलब जो कैपिटल है इजिप्ट की, वो नाइल रिवर पर बसी हुई है, ये नाइल रिवर से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कि ऐसा कभी कभी ऑप्शन दे दिए जाते हैं चार पांच कि इसमें से कौन सी है। ऐसा दिया जाएगा, क्या कैरो नाइल रिवर पर बेस है, क्या ऐसा, क्या बनारस गंगा पर बेस है, ऐसा मतलब मैचिंग वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्योंकि ये एक तो कैपिटल भी है, और अभी न्यूज़ में भी था ये। और थोड़ी सी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम। एक लोकेशन, मतलब अगर आप देखो
कि जो इजिप्ट है, ये पूरा इजिप्ट है। इजिप्ट दो पार्ट के अंदर आता है। क्वेश्चन अब आता है ये जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आता है एशिया के अंदर, और ये जो पार्ट आता है ये अफ्रीका के अंदर। तो इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जो कुछ अफ्रीका के अंदर आती है और कुछ हमारी एशिया के अंदर आती है। इसकी बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये इधर, अगर आप इधर देखो तो ये यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास सूडान लगा हुआ है और इधर लीबिया लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ देखते हैं, इधर हमारे पास ये रेड सी आ गया, और रेड सी के बाद ये मेडिटेरियन सी से इधर लगा हुआ है। मेडिटेरियन सी से हमसे पूछा जा सकता है कि क्या मतलब ऐसी ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कौन कौन सी, इनमें दो तीन कंट्रियों के नाम दे दिए जाएंगे और इनसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से चार ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन आप कंट्री भर रखे होंगे उसके अंदर, और उसमें से पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो मेडिटेरियन से बॉर्डर शेयर करती है। फिर आता है हमारे पास कि ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये नाइल्स रिवर है क्या इजिप्ट से पास होती है? हाँ जी, बिल्कुल पास होती है, इसका ध्यान रखना। ये जैसे मैं बता रहा था कि ये वाला जो पार्ट होता है इसका सिनाई पेनिनसुला है ये, और इसने इस पर इजिप्ट ने कब्जा भी कर लिया था, जब इजिप्ट सॉरी इसराइल ने इस पर कब्जा भी कर लिया था। अब ये जो इसके बाउंड्री देखते हैं तो इधर इसराइल लगा हुआ है और इधर जॉर्डन लगा हुआ है। जॉर्डन से थोड़ी सी ये वैसे बाउंड्री शेयर नहीं करता है, मैरीन बाउंड्री नहीं करता है ये। तो बस इतने ही पार्ट से ये बाउंड्री शेयर करता है। तो ये ज़्यादा मतलब इसके अंदर दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इस बार मेंस के अंदर और प्री के अंदर G20 से क्वेश्चन 100% आएगा, इवन दोनों के अंदर आएगा। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है जो G20 इंडिया मतलब ऑर्गेनाइज कर रहा है, चेयर कर रहा है इस बार, इसकी थीम क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इस जो हमारी जो थीम है, थीम के अंदर देखेंगे वो किस उपनिषद से उसको लिया गया है। तो ये सारी बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। G20 के बारे में आपसे पूछ लेगा कि भाई ये बताओ G20 की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी, मतलब जो G20 बना वो उसका रीजन क्या था बनने का। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। फिर उससे आपसे पूछा जा सकता है कि कब बना था, इसकी पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर क्वेश्चन बनता है कि इसके कौन कौन मेंबर हैं, क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बनते हैं। 5-6 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से G20 के। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड डिस्कशन करेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे कैसे ये बना था, और थीम क्या है, कौन कौन सी कंट्रियां हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सब हम आज हम देखेंगे। इससे आपकी पूरी क्लियरिटी एकदम दूर हो जाएगी, मतलब सब कुछ कन्फ्यूजन जितना भी होगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ तो सिंपल सी बात थी कि मतलब सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय थी, बिल्डिंगें, बैंक, सब कुछ एकदम बहुत गरीबी आ गई थी, सब कुछ। तो कंट्रियाँ कुछ इकट्ठी हुई, बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जो उनको मतलब काफ़ी रिच कंट्रियाँ थी वे, जैसे जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया। तो इन्होंने जो है धीरे धीरे संभलना शुरू करा क्योंकि बहुत नुकसान हुआ था। तो इन्होंने सबसे पहले इंस्टीट्यूशन बनाने शुरू करे थे, कि जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक बना था। ठीक है, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो इसलिए बनाए थे क्योंकि जितना भी बिल्डिंगें टूटी थी, फाइनेंस की बहुत ज़रूरत थी, कहीं से फाइनेंस आए। तो इन्होंने कुछ कंट्रियाँ इकट्ठी हुई और उन्होंने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने शुरू करे। तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपने देखा होगा कि मतलब वर्ल्ड वॉर के अंदर भाई यूरोप और अमेरिका के अंदर ही हुआ था सबसे ज़्यादा नुकसान, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा चल रहा था ये। अब जैसी वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, मतलब उसके अंदर मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर लगाए थे कि भाई आपको कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने। अब आते हैं 1974 के अंदर। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर आपका 1948 तक ख़त्म हो गया था। 48 तक ख़त्म हो गया था। उसके बाद में इन्होंने अ, ये वर्ल्ड बैंक बनाया। अभी वो सब हम पढ़ेंगे, बस मैं ये मोटी मोटी बता रहा हूँ कि ये G20। फिर 1974 के अंदर क्या हुआ था कि वर्ल्ड की जो 1974 के अंदर जो वर्ल्ड की सबसे अमीर कंट्रियाँ थी, जैसा
यूएसए, यूके, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और जापान, ये आपस में आई और इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको G7 बोला जाता था, ग्रुप ऑफ द 7 कंट्री। इन 7 कंट्रियों को रिच मैंस क्लब, मतलब कि ये बहुत अमीर थे तो इनका एक क्लब, इनका एक ग्रुप, तो रिच मैंस क्लब भी बोला जाता था। तो कौन सी कंट्रियां हैं? देखो, यहाँ यूएस से होता है, वहाँ यूके होता है, ये दोनों भाई भाई हैं। तो ये हो गए जापान, कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस। ठीक है, ये सब डेवलप कंट्री है, बहुत पैसा है इनके पास, बहुत अमीर है ये। तो ये आपस में आई और इन्होंने एक ग्रुप बनाया। कब बनाया था? 1974 का। एक क्वेश्चन ये बन जाता है G7, जब मैं G7 कवर करूंगा तो बताऊंगा। तो G7 बना। अब हुआ क्या, G7 बन गया, सब ये मतलब अपना कोशिश कर रहे थे कि किसी, क्योंकि उस टाइम में देखिए 1991 तक तो हमारे पास कोल्ड वॉर ही चल रहा था। तो उस टाइम एक वेस्ट एक साइड था और रशिया एक साइड था, इन दोनों में एक आइडियोलॉजी की वॉर चल रही थी। तो वेस्ट वाले जो थे वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, मतलब बिजनेस अच्छे बढ़े, और जो रशिया था, रशिया सोशलिज्म को प्रमोट करता है। वो भाई कुछ भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सब गवर्नमेंट का होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए, इसको प्रमोट करता है। तो ये जो इन्होंने G7 बनाया। अब G7 का काम यही था कि भाई हम क्या काम करेंगे, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इस ग्लोबल इकोनॉमी में किसी भी टाइप का कोई एक कैओस ना आ जाए। क्योंकि अगर कैओस आया तो जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ था तो एक कैओस ही था, तो उससे बहुत मतलब कंट्रियां और गरीब हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या काम करें, देखिए, G7 वॉज द मेन मैकेनिज्म टू चार्ट आउट एंड मैनेज द कोर्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब ये ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। ठीक है, कब तक इन्होंने कंट्रोल करा? इन्होंने करा 1991 तक, टिल द एज ऑफ 19, और टिल द एज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन 1991। अब क्या हुआ, जैसे ही मतलब ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आने का मतलब पहले क्या होता था कि मान लो कि इंडिया एक कंट्री है, दूसरी कंट्री चाइना होगी, तो ये बाहर के देशों से ट्रेड नहीं करते थे। लेकिन इनको क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, नई नई कंट्रियाँ आज़ाद हुई थी, क्योंकि ये कॉलोनाइज कंट्रियाँ थी। इनको ये डर लगा रहता था, अगर हम ना मान लो ट्रेड करना शुरू कर दिया तो बाहर की कंपनी आएंगी वो फिर से हमको गुलाम बनाने की। तो हम ये सब करते नहीं थे, बस डर लगा रहता था सभी कंट्रियों को। तो उसके बाद में क्या हुआ, मतलब ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे आना शुरू हुआ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हम तुम्हारी कंट्री में अपना सामान बेचेंगे, तुम हमारी में बेचना। ठीक है, और तुम चावल उगाओगे, हम तुमसे चावल खरीदेंगे, हम वीट उगाएंगे, तुम हमसे, मतलब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस हो जाना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है। आपने देखा होगा कि अब क्या करते हैं, इंडिया के लोग काफ़ी बाहर से शादी करते हैं, जैसे जर्मनी, जापान, और जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया के लोग इंडिया से शादी करते हैं। मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एक इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। अब क्या हुआ, 1991 तक इन्होंने काफ़ी डोमिनेट करा। अब ग्लोबलाइजेशन ने अपने हाथ पैर फैलाने शुरू कर दिए, क्योंकि 1991 के अंदर इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी लाया। मतलब इंडिया ने हमारी जो इकोनॉमी थी उसको खोल दिया था कि बाहर की कंपनी आ सकती है, यहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। तो ओपन कर दी थी हमारी इकोनॉमी, और चाइना ने भी ओपन कर दी थी। तो उससे क्या हुआ, जो इंटरडिपेंडेंसी थी वो बढ़ गई एक दूसरे पर। अब इंटरडिपेंडेंसी बढ़ने से नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। नुकसान ये होता है, मान लो कि अगर वर्ल्ड के किसी भी कोने पर अगर कुछ होता है, यहाँ पर कुछ हुआ, तो उसका असर इस कॉर्नर पर दिखाई देता है। तो ये बड़ा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मतलब इन फ़ायदा भी बहुत होता है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो होता ही है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होता है। इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ, चाइना को बहुत फ़ायदा हुआ, अभी देखेंगे हम कितना फ़ायदा हुआ। तो जब ग्लोबलाइजेशन क्या किया है, मतलब ग्लोबलाइजेशन ने, जब इंडिया ने हुआ, चाइना हुआ, सब ने अपनी इकोनॉमी खोल दी। तो जो ये इन्होंने जैसी अपनी इकोनॉमी खोली, तो इनकी जो जीडीपी बहुत तेज़ बढ़ने लगी। इंडिया हुआ, साउथ मतलब एशिया के अंदर। तो इससे हुआ क्या, जो पहला सेंटर हमारे पास यूरोप और अमेरिका के अंदर था, वो सेंटर अब कहाँ पर आ गया, ग्रोथ का सेंटर वो आ गया अब एशिया के अंदर आ गया। जैसे चाइना हो गया, बहुत ग्रो कर रहा था। इंडिया हो गया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये कंट्री बहुत ग्रो कर रही थी। मेड देखो, ऑल्सो मेड इम्प्रेसिव इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाई टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया था।
उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था। गरीबी इंडिया के अंदर बहुत गरीबी कम हुई है जब से ग्लोबलाइजेशन आया है। ये बड़ा फ़ायदा हुआ इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा चाइना को हुआ है, फिर इंडिया को हुआ है। अब हम आते हैं नाइन्टीज़ में। नाइन्टीज़ में आते हैं। अब नाइन्टीज़ में हुआ क्या, जैसे हमने देखा कि जो एशिया के अंदर जो कुछ कंट्री आती है, सिंगापुर हुआ, इनको बहुत फ़ायदा हो रहा था। नाइन्टीज़ में क्या होता है, चार इकोनॉमीज 1990s में, मतलब इसका ये देखो यहाँ पर लिखा है 1990s और एस लगाओ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 1990 से लेकर और 2000 तक, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, या आप 19 से लेकर 99 तक, इसका मतलब ये हुआ। चार कंट्रियाँ, एक तो सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया, इन्हें ना बहुत ज़्यादा मतलब रैपिड प्रोग्रेस करी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी, मतलब इनकी जो जीडीपी थी, डबल जीडीपी ग्रोथ थी, डबल डिजिट में जा रही थी। इनको एशियन टाइगर्स भी बोला जाता है इन इकोनॉमी को। अब जब जैसे मैंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का इनको बहुत फ़ायदा हो रहा था। जब ग्लोबलाइजेशन आया तो हुआ क्या, एक, हाँ, ग्लोबलाइजेशन के अगर एक कॉर्नर पर कुछ होता है तो दूसरे कॉर्नर पर उसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो हुआ यूँ कि अब जैसे इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई, ठीक है, अगर एक साउथ कोरिया के अंदर कुछ होता है तो उसका आपको असर अ, आपको जापान के अंदर मिलेगा, उसका अमेरिका के अंदर मिलेगा। अब हुआ क्या कि 1997 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं, बस ये समझ जाओ कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 1997 के अंदर। इन चार इकोनॉमी, ये जो एशियन टाइगर्स थे चार, जो अभी मैंने बताया आपको, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर, बहुत तेज ग्रो कर रही थी इकोनॉमी। क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करते थे, उसकी वजह से क्या हुआ, मतलब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी पूरी की पूरी। उसका असर डेवलप कंट्रियों में भी मिला, यूरोप की और अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। अब हुआ यूं, जो G7 थे इनका माथा ठनका कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि उसका असर यूरोप को भी पड़ा। इन्होंने क्या काम किया, G7 ने, इन G7 ने 1990 में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के अंदर कौन थे, इस मीटिंग के अंदर थे, ये मीटिंग किसकी थी, ये 20 देशों की मीटिंग थी। 20 जो पूरे वर्ल्ड के जो इनकी अच्छी प्रोग्रेस है, जीडीपी अच्छी है, अमीर लोग, उनकी ग्रुप बुलाया एक। और इस ग्रुप के अंदर थे, जैसे हमारा आरबीआई, हम इंडिया भी शामिल था यहाँ पर, सेंट्रल, जो सेंट्रल बैंक होता है उसके गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर, इनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया। और इससे क्या हुआ, जब ये इनवाइट आया, क्योंकि ये इसका जो 1997 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इसका असर बहुत जगह हुआ था। ठीक है, इन चार जो कंट्रियाँ थी, इनकी वजह से सप्लाई चेन बिगड़ गया था। मैंने बताया आपको, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया, पूरा सप्लाई चेन बिगड़ चुका था। अब इनका माथा ठनका, क्योंकि G7 को बहुत फर्क पड़ा था। मैंने बताया था कि ये पावरफुल कंट्री होगा, अमेरिका, क्योंकि यहाँ से ये ताइवान वगैरह से इनसे खूब सामान जाता था वहाँ पर, और वहाँ से यहाँ आता था, तो मतलब काफ़ी एक दूसरे से लिंक थे और प्रोग्रेस बहुत कर रहे थे। अब इन्होंने G20 बनाया। कब बनाया, ये फॉर्मेशन होगी G20 की। शुरू में जब G20 बना था तो उसके अंदर केवल जो हमारे जैसे सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसा हमारे यहाँ पर आरबीआई है, उसके जो गवर्नर शक्तिकांता दास, एक तो वो जाएंगे, और हमारे पास जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी, वो जाएंगे। बस यही फाइनेंस मिनिस्टर यही थे, जो लीडर थे वो अभी ऐड नहीं हुए थे। अब क्या हुआ, ये सब चल रहा था, बनी गए। अब 2008 के अंदर फिर से एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई। 2000, इसको बोला जाता है सब प्राइम क्राइसिस, ये अमेरिका के अंदर आया था। ठीक है, अब जब ये सब प्राइम क्राइसिस आया था तो ये अमेरिका के अंदर आया था। अमेरिका के कुछ जो बैंक थे, उन्होंने लोन ऐसी कंपनियों को दे दिया जिनके बैकअप में कुछ एसेट्स ही नहीं था। तो जब वो, मतलब एक टाइप का जो बैलून था वो जो फटा, तो इसका क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए मैं, इंडिया में भी उसका जो है असर सभी पे पड़ा था उसका असर, क्योंकि सब ग्लोबलाइजेशन में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। अब हुआ क्या, 2008 में ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उसका यूएसए का बैंकिंग सिस्टम खराब हो गया, पूरी इकोनॉमी चरमरा गई थी। अब इन्होंने G20 जो बना था 1990 में, 1999 में जो बना था, इन्होंने पहली बार
2008 के अंदर जो, जैसे हमारे देश के हेड कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम गवर्नमेंट के हेड, प्राइम इंडिया के हेड तो जो है प्रेसिडेंट है, लेकिन हमारे जो हेड है गवर्नमेंट के हेड, वो है प्राइम मिनिस्टर जी। तो प्राइम मिनिस्टर सभी के जो हेड्स होते थे गवर्नमेंट को, उनको बुलाया और ये बोला कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आए थे, क्योंकि एक कंट्री पर असर नहीं होता, सब होता, तो यही ये सभी लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने बोला हम 6-6 मंथ में मीटिंग करे करेंगे और फाइनेंशियल सिचुएशन को देखे करेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि भाई ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं चल रहा कि मान लो बैंकों ने ऐसी कंपनियों को पैसे दे दिए कि जिससे वो कंपनियां कोलैप्स कर जाए, और पूरा असर जब कोलैप्स करेगा तो बैंक भी कोलैप्स करेगा, और बैंक में पैसा होता है लोगों का, तो फिर लोगों की भी असर बैठेगा। तो ऐसा ना हो, सब प्राइम जैसी क्राइसिस फिर ना हो, तो हम 6-6 मंथ में मिलते रहेंगे। तो ये 2008 से 2010 तक ये हर 6 मंथ में मिलते थे। ठीक है, 2008 से लेकर 2010 तक ये 6-6 मंथ में मिलते रहे, और फिर धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। जैसी सिचुएशन इम्प्रूव होनी शुरू हुई, तो उसके बाद में क्या हुआ, 2011 के अंदर G20 का पहला सम्मेलन हुआ, और इन्होंने ये बोला कि अब भाई हम एक साल में एक बार मिले करेंगे। ठीक है, एक साल में एक बार मिले करेंगे, और जो 20 कंट्रियां हैं, उसको एक देश चेयर किया करेगा, या प्रेसिडेंटी किसी एक के पास रह करेगी। और वो कैसे रहेगी, मान लो ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, जैसा सबसे पहले अर्जेंटीना के पास आएगी, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास, मतलब मैं ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो कि ब्राज़ील के पास अगर आएगी, ब्राज़ील के बाद कनाडा के पास आएगी, चाइना के पास आएगी, फ्रांस के पास, जर्मनी, इंडिया, ये इस टाइप से चलेगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भाई जो प्रेसिडेंस, ये जो होती है चेयरशिप होती है, ये कैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसके अंदर कितने मेंबर हैं, 19 मेंबर, और एक यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन EU प्लस 19 मेंबर्स। वो कौन से हैं ये, इसको पानी की तरह घोल कर पी जाओ, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। अब 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 हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक एक तो ये जो G20 है ना, इनका अपना कोई ऑफिस नहीं है, इसको सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, इनका कोई अपना ऐसा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है कि जैसे मान लो UN है, UN का अपना एक ऑफिस है, वहाँ पर बैठते हैं ये। इनका कोई एक्टिविटी करने का कोई ऑफिस नहीं है। ये क्या काम करते हैं, इन्होंने ग्रुप बना रखा है 3 का, ABC, को ट्रोइका बोलते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, मान लो अगर प्रेसिडेंसी इस बंदे के पास है, तो ये क्या काम करेगा, ये जिस, मान लो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी, तो इससे पहले, इंडिया से पहले प्रेसिडेंसी किसके पास थी, ये थी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास, तो इंडोनेशिया को, और अब इंडिया के बाद किसको प्रेसिडेंसी जाएगी, ये जाएगी ब्राज़ील को। ये तीनों कंट्रियां आपस में मिलेंगी। ठीक है, चेयर तो इंडिया ही करेगा, लेकिन ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना कर रखते हैं। तो 3 कंट्रियां एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन, मतलब जिसके पास पास्ट में प्रेसिडेंसी रही थी, और जिसके पास अब है, और जिसके पास आने वाली, ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन बना कर रखते हैं। तो ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन बना कर रखते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रोइका। ये ठीक है, तीन का ग्रुप। तो 2022 में प्रेसिडेंसी किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास। 2023 में किसके पास आई, इंडिया के पास। 2024 में किसके पास आएगी, ब्राज़ील के पास। ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि किसके पास। अब ये जो इनकी मीटिंग होती है, मतलब मीटिंग जो होती हैं, ये जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर 1 दिसंबर 2022 से आई, और सितंबर तक रहेगी। तो इंडिया 200 मीटिंग अरेंज करेगा इंडिया के अंदर ही, अलग अलग। आपने देखा होगा कभी दिल्ली के अंदर, कभी गुरुग्राम के अंदर होती रहती है। ऐसी 200 मीटिंग अरेंज करेगा। इनका फ़ायदा ये होता है, और इन 200 मीटिंग जब भी ये अरेंज होती है, तो इनके अंदर, तब इनके अंदर जो लोग जाते हैं, वो 4 टाइप के लोग जाते हैं। एक तो जाते हैं फाइनेंशियल ट्रैक वाले, फाइनेंशियल वाले लोग। फाइनेंशियल वाले कौन से होंगे, जैसे हमारे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर होगी, सेंट्रल गवर्नर, और जो हमारे सेंट्रल बैंक वो है गवर्नर, बैंक है उसका गवर्नर होगा। ये किस मुद्दों में बात करते हैं, ये मुद्दों में बात करते हैं, जैसे सब प्राइम फाइनेंस, जो सब प्राइम क्राइसिस आया था 2008 के अंदर, ऐसा कोई क्राइसिस ना आ जाए, पहली बात।
कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है हमको, ग्रीनरी पर ध्यान देना है, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना है, ऐसे इनके 12 टॉपिक हैं। ये अब एट अ प्रेजेंट ये 12 मुद्दों पर बात करते हैं, जिसमें से जैसे मैक्रो इकोनॉमी हो गया, उस पर बात करेंगे। अब आता है, एक आता है दूसरा हमारे पास सेपरा ट्रैक। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर सेपरा ट्रैक के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, सॉरी कौन सा हमारे पास हो गया, हाँ सेपरा ट्रैक के अंदर, आई एम सॉरी, ये हाँ इसके अंदर तो फाइनेंस से ये फाइनेंस से ट्रैक के अंदर तो ये फाइनेंस की बात करेंगे। एक होता है सेपरा ट्रैक। सेपरा ट्रैक के अंदर क्या काम करते हैं ये, कि इसके अंदर 12 मुद्दे हैं, और 12 जैसा एग्रीकल्चर हो गया तो इन पर बात करते हैं। एक आता है सिविल सोसाइटी ट्रैक। सिविल सोसाइटी ट्रैक के अंदर क्या होते हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं बे जाते हैं। जब भी मीटिंग मतलब इंडिया के अंदर है, तो इंडिया का काम करेगा पूरे वर्ल्ड में सिविल सोसाइटी को इनवाइट करेगा कि भाई आप आ सकते हो, जब भी मीटिंग होगी कोई मुद्दा है अपने वो व्यू पॉइंट रख सकते हो। तो ये सब लोग आते हैं। एक होते हैं गेस्ट, गेस्ट ट्रैक। गेस्ट ट्रैक के अंदर तो ये उस पर डिपेंड करता है कि भाई आप किसको बुला रहे हो। जैसे इंडिया ने इजिप्ट को बुलाया, बहुत सारी कंट्रियों को बुलाता है जो मेंबर नहीं होते, मेंबर नहीं है G20 के, लेकिन उनको फिर भी बुलाया जाता है एज ए गेस्ट। भैया आप आओ मीटिंग अटेंड करो। तो इनको बोला जाता है गेस्ट ट्रैक। तो इसमें ट्रैक में इसका काम होता है, अब देखो इंडिया ने प्रेसिडेंसी एज्यूम कर लिया, इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी। और इस सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने जो प्रेसिडेंसी एज्यूम की है, इसकी थीम क्या है। देखिए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम। तो ये हमारे पास थीम है। अब ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन से उपनिषद से इसको लिया गया है। तो ये महा उपनिषद, जो महा उपनिषद है, इसको महा उपनिषद उपनिषद से लिया गया है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पीसीएस के अंदर। इसके अंदर अगर मतलब G20 पे तो कुछ बार क्वेश्चन 100% आना है। तो ये आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। देखिए ये इंडिया के अंदर, ये देखिए इंडियन लोगो भी बनाया हुआ है। ये लोगो भी बनाया हुआ आपने देखा होगा, बसों पर, मेट्रो पर, हर जगह आपको ये गवर्नमेंट ऑफिसों पर, दीवारों पर ये इस टाइप का वो मिल रहा है आपको, क्योंकि इंडिया चाहता है, क्योंकि इंडिया के पास पहली बार जब से ये इंडिया मेंबर बना है, मतलब फाउंडिंग मेंबर है, जब से पहली बार इंडिया के पास G20 की ये पहली बार मीटिंग, वो मीटिंग हो रही है इंडिया के अंदर। तो हिस्टोरिकल, बहुत हिस्टोरिकल माना जा रहा है। इस पर मेंस में क्वेश्चन आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, तो मैं उसको ये कवर करूँगा। हालांकि अभी तो ये सब बैकग्राउंड है, तो थीम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।